हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 की जो फ्लेमिंगो बुक है इसके चैप्टर नंबर 6 पोइट्स एंड पैनकेक्स के पार्ट 2 को कवर करेंगे। पार्ट 1 हमने कवर कर लिया था जिसमें हमने हाफ चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ देख चुके हैं, शॉर्ट में देख लेते हैं। इसके राइटर हैं अशोका मित्रा। तो पार्ट 1 में हमने जेमिनी स्टूडियो के बारे में पढ़ लिया है, पेनकेक्स के यूज़ के बारे में पढ़ लिया है, ऑफिस बॉय के बारे में पढ़ा था, फिर हमने कोथामंगलम सुब्बू के बारे में पढ़ा था। इन दोनों के बीच में क्या कन्फ्लिक्ट चल रहा है वो हमने देखा था। सुब्बू के नेचर के बारे में पढ़ा था। फिर हमने यहाँ पे देखा था कि एक लॉयर है, उसका उसका उसने उस लॉयर ने कैसे एक एक्ट्रेस का करियर को ख़त्म किया था, वो भी हमने कवर कर लिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है, उस वीडियो को नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इस वीडियो में हम पार्ट नंबर 2 को कवर करेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो जेमिनी स्टूडियो वाज द फेवरेट हॉन्ट ऑफ द पोइट्स लाइक एस योगियार, संगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री एंड हरींद्र नाथ चट्टोपाध्याय। तो जेमिनी स्टूडियो में क्या होता है, ये फेवरेट मतलब पसंदीदा, हॉन्ट मतलब होता है आवाजाही, फ्रिक्वेंटली विजिटिंग प्लेस था ये। किसके लिए था? कई सारे जो कवि थे जैसे एस योगियार हो गया, संगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री एंड हरींद्र नाथ चट्टोपाध्याय। तो इट हैड एन एक्सीलेंट मेस, यहाँ पे एक बहुत ही शानदार मेस थी विच सप्लाइड गुड कॉफ़ी, जो अच्छी कॉफ़ी को सप्लाई करती थी एट ऑल टाइम्स ऑफ द डे, दिन के पूरे समय, और फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट, और रात के अधिकतर समय भी। दोज वर द डेज, यह वे दिन थे व्हेन कांग्रेस रूल मींट प्रोहिबिशन। ठीक है, तो कांग्रेस का जो रूल है ना, उसको समझा जाता था कि ये प्रोहिबिशन है, निषेध है। मीन्स कांग्रेस को बारे में चर्चा करना एक कानूनी अपराध था, गैर कानूनी था। मीटिंग ओवर ए कप ऑफ कॉफ़ी वॉज रेदर सेटिस्फाइंग और एंटरटेनमेंट। तो और जबकि एक कॉफ़ी के साथ मीटिंग करना, चर्चा करना, वॉज रेदर, ये बिल्कुल ही संतुष्टि भरा होता था, और एंटरटेनमेंट एक मनोरंजनात्मक होता था। तो बेरिंग द ऑफिस बॉय के को छोड़कर, एक्सेप्ट कर मतलब छोड़कर, तो ऑफिस बॉय को छोड़कर, ऑफिस बॉय के सिवाय एक कपल ऑफ क्लर्क्स और केस एंड कपल ऑफ क्लर्क्स मतलब कुछ चपरासियों को छोड़कर, एवरीबडी एल्स, जो हर कोई व्यक्ति था एट स्टूडियो में, रेडिएट करना मतलब अपने आप को प्रिपेयर करना, तैयार करता था लीस्चर, खाली समय के लिए, फ्री टाइम के लिए, ए प्री रिक्विजिट, जो कि ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है फॉर पोइट्री, कविता के लिए, है ना। तो कहने का मतलब है कि जो भी ये पोइट होते हैं वो अपने खाली समय को ढूंढते रहते हैं, फ्री टाइम को ढूंढते रहते हैं, सर्च करते रहते हैं, ताकि वो अपने दिमाग को फ्री रख सके और एक अच्छी सी कविता को, पोइट्री को, स्टोरी को नरेट कर सके। तो मोस्ट ऑफ देम वोर खादी, तो जो अधिकतर पोइट थे ना वो खादी पहनते थे, एंड वर्शिप्ड, और पूजा करते थे या मानते थे गांधी जी को। बट बियॉन्ड डेट, लेकिन इसके अलावा, दे हैड नॉट द फेंटेस्ट एप्रिसिएशन, वे नहीं रखते थे कोई फेंटेस्ट, मतलब उनके पास नहीं था, फेंटेस्ट मतलब थोड़ा सा भी लिटिल एप्रिसिएशन, प्रशंसा, फॉर पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ एनी काइंड, किसी प्रकार के राजनीतिक विचारों की। मतलब वो गांधी जी को मानते थे लेकिन राजनीति से, पॉलिटिकल थॉट से दूर थे। नेचुरली दे वर ऑल एवर्स, और प्राकृतिक रूप से दे वे सभी, ऑल एवर्स, एवर्स टू मतलब होता है डिसलाइक करना, घृणा करना, टू द टर्म, एक टर्म से कम्युनिज्म, कम्युनिज्म का मतलब होता है साम्यवाद। तो बेसिकली ये एक विचारधारा है, एक फिलोसॉफी है, जो एक बिलीफ है, जो विश्वास करती है कि किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक, आर्थिक, पॉलिटिकल, जियोग्राफिकल, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज पर सभी का इक्वल अधिकार होना चाहिए। मीन्स वह पूरा देश गवर्नमेंट फ्री होना चाहिए, और प्राइवेटाइजेशन वहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो इस विचारधारा को कम्युनिज्म बोलते हैं। तो इन लोगों का मानना था कि एक कम्युनिस्ट, जो एक कम्युनिस्ट होता है ना, एक साम्यवादी होता है, वाज ए गॉडलेस मैन, वह एक नास्तिक पर्सन होता है। ही हैड नो फिलायल और कॉन्जुगल लव, उसके पास कोई फिलायल और कॉन्जुगल मतलब अपने परिवार वालों के लिए, रिलेटिव के लिए कोई लगाव नहीं होता, प्रेम नहीं होता। ही हैड नो कंपनशन, और वह पश्चाताप भी नहीं करता है अबाउट किलिंग हिज आउन पेरेंट्स, अपने खुद के पेरेंट्स को मारने में, एंड और चिल्ड्रन, बच्चों को मारने में। कहने का मतलब उसे कोई एटोनमेंट नहीं होता, कोई पश्चाताप नहीं होता अपने फादर, मदर और बच्चे को की हत्या करने में, किलिंग करने में।
ही वॉज ऑलवेज आउट टू काज, वो हमेशा कारण ढूंढता रहता है, एंड स्प्रेड अनरेस्ट, और अशांति फैलाता है, एंड वॉयलेंस, हिंसा फैलाता है, एमंग इनोसेंट एंड इग्नोरेंट पीपल, मासूम और उपेक्षित लोगों के बीच में। सच नोशंस विच प्रिवेल्ड, इस प्रकार के जो नोशंस थे, टिप्पणियाँ थी, विचार थे, विच प्रिवेल्ड, जो प्रचलित थे, एवरीवेयर, हर जगह, एल्स इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में, एट दैट टाइम, उस समय, आल्सो, तो नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, फ्लोटेड, ये उड़ते हुए आ गए थे, मतलब कह सकते हैं ये स्प्रेड हो गए थे, स्प्रेडेड हो गए थे, फैल गए थे, वेगली, अनक्लियर मैनर में, अनक्लियर तरीके से, खादी क्लेड पोइट्स, खादी पहनने वाले लोगों के बीच में, ऑफ जेमिनी स्टूडियो के, एविडेंस ऑफ इट वाज सून फोर्थ कमिंग, इसके जो सबूत थे ना वो जल्द ही आने वाले थे। इस स्टोरी को, मतलब इस पार्ट को ख़त्म किया है, अब हम नए पार्ट को देखेंगे। तो व्हेन फ्रैंक बुचमन्स मोरल रीआर्मामेंट आर्मी, सम 200 स्ट्रॉन्ग, विजिटेड मद्रास समटाइम्स इन 1952। तो क्या होता है कि एक फ्रैंक बुचमन्स की मोरल रीआर्मामेंट आर्मी, एमआरए ग्रुप आता है, सम 200 स्ट्रॉन्ग, मतलब 200 लोगों का एक ग्रुप होता है, विजिटेड, वो यात्रा करते हैं, जर्नी करते हैं मद्रास की, सम टाइम, किसी समय, इन 1952। तो दे कुड नॉट हैव फाउंड, उनको नहीं मिल सकता था, ए वार्मर होस्ट, एक वार्मर मतलब एक गर्म जोशी से, होस्ट मतलब उनका होस्ट करने वाला, स्वागत करने वाला, इन इंडिया में, भारत में, देन जेमिनी स्टूडियोज, जेमिनी स्टूडियो की तुलना में उनसे कोई भी अच्छा एक होस्ट नहीं मिल सकता था। तो कहने का मतलब वे कहाँ पे आते हैं, जेमिनी स्टूडियो में। समवन कॉल्ड द ग्रुप, कोई तो उनको, किसी ने उनको कहा, कोई कोई कहते थे उसको, उस ग्रुप को इंटरनेशनल सर्कस, एक अंतर्राष्ट्रीय सर्कस कहते थे, सर्कस का खेल दिखाने वाले। तो बेसिकली बता दूं, ये ग्रुप था जो कोई मैसेज को स्प्रेड कर रहा था इंटरनेशनल सर्कस के थ्रू, तो हम यहाँ पे देखेंगे, और वो जेमिनी स्टूडियोज़ का सहारा लेता है, क्योंकि जेमिनी स्टूडियो एक फेमस प्लेस था जहाँ पे लोगों को कलेक्ट किया जा सकता था। तो दे वरंट वेरी गुड, अब उनके बारे में चर्चा सुनते, वो बहुत अच्छे नहीं थे ऑन ट्रेपेज, ट्रेपेज मतलब जिम्नास्टिक एक्टिविटीज़, जो भी जिम्नास्टिक एक्टिविटीज़ दिखाई जाती है, स्विंग एक्टिविटीज़, जंपिंग एक्टिविटीज जो सर्कस में दिखाई जाती है, वो उसमें अच्छे भी नहीं थे। एंड दियर एक्वेंटेंसेस, और जो उनका परिचय होता था ना विद एनिमल, जानवरों से, वाज ओनली एट द डिनर टेबल, केवल डिनर टेबल, मतलब वो केवल एनिमल्स जो मीट खाते थे वो केवल डिनर टेबल पे खाते थे। कहने का मतलब है कि जो सर्कस वाले होते हैं वो जानवरों से, एलिफेंट, बियर, मंकीज़, इन सब से डिफरेंट टाइप के गेम दिखाते हैं ना, खेल दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, उनको कुछ भी नहीं आता था इन इंटरनेशनल सर्किस, ये जो ग्रुप आया था एमआरए। बट दे प्रेजेंटेड, लेकिन उन्होंने प्रदर्शन किया, 2 प्लेस, 2 ड्रामास, 2 नाटकों का, इन ए मोस्ट प्रोफेशनल मैनर, एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, तो ड्रामा को, 2 नाटक को प्रेजेंट किया इन ए मोस्ट प्रोफेशनल मैनर, एक बहुत ही पेशेवर तरीके से। दियर, उनका जो नाटक का नाम था जोन्थम वैली एंड द टाइगर द फॉरगॉटन फैक्टर, रेन सेवरल, रेन उनको चलाया गया, सेवरल शोज, उनके कई शोज यहाँ पे चले मद्रास में, एंड एलोंग द अदर सिटीजन, और दूसरे सिटीजन के साथ, दूसरे लोगों के साथ, ऑफ द सिटी, सिटी के दूसरे लोगों के साथ, जेमिनी स्टूडियोज, जेमिनी फैमिली ऑफ 600, जो 600 लोग थे जेमिनी स्टूडियो के, सा द प्लेस, उन्होंने इस नाटक को देखा, ओवर एंड ओवर, बार बार, दोबारा। द मैसेज ऑफ द प्लेस, इस प्लेस का जो मैसेज था ना, वर यूजली प्लेन, बहुत ही साधारण, एंड सिंपल होमिलीज, सिंपल होमिलीज मतलब साधारण प्रवचन थे, मोरल थिंग्स यहाँ पे थी। आउट ऑफ सेट्स एंड कॉस्ट्यूम वर बट द सेट्स, लेकिन वहाँ पे जो स्टेज को सजाया गया था, जो मंच सजाया गया था, एंड कॉस्ट्यूम, जो कॉस्ट्यूम्स, वो जो क्लॉथ वो पहनते थे, ड्रामा के जो क्लॉथ्स को वियर करते थे, वर फर्स्ट रेट, वो क्या थे, एक्सीलेंट थे, शानदार थे। मद्रास एंड तमिल ड्रामा कम्युनिटी, जो मद्रास और तमिल की जो ड्रामा कम्युनिटी थी, ड्रामा का जो समुदाय था, वर टेरिबली इम्प्रेस, टेरिबली मतलब ग्रेटली, वह क्या था, इम्प्रेस था, उनसे प्रभावित था। एंड फॉर सम ईयर्स, और कई सालों तक, ऑलमोस्ट लगभग ऑल द तमिल प्ले, जितने भी जो तमिल के जो प्लेस हुए थे ना, हेड ए सीन ऑफ सनराइज, उनमें एक दृश्य को दिखाया जाता था, सनराइज सूरज के उगने का, एंड सनसेट सूरज के अस्त होने का, इन द मैनर ऑफ जोन्थम वैली, इसको दिखाया गया था जोन्थम वैली में, विद ए बेयर स्टेज, जिसमें खाली स्टेज होता था, ए वाइट बैकग्राउंड, जिसका पीछे का पर्दा वाइट होता था, वाइट कर्टेन होता था, एक ट्यून को प्लेट किया जाता था, बजाया जाता था ऑन द फ्लूट, एक बांसुरी के ऊपर। एंड इट वाज सम ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद, आई लर्न दैट, मुझे पता लगा
कि दैट MRA, जो MRA आया था, वाज ए काइंड ऑफ, एक प्रकार का काउंटर मूवमेंट था, इसके अपोज में एक आंदोलन चलाया गया था इंटरनेशनल कम्युनिज्म, अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद के खिलाफ। कहने का मतलब है कि ये जो यहाँ पे जो MRA आई थी ना, ये इनडायरेक्ट रूप में सर्कस दिखाने के बहाने कोई मैसेज को स्प्रेड कर रही थी, जो एक प्रकार का काउंटर मूवमेंट था इंटरनेशनल कम्युनिज्म के खिलाफ, इनडायरेक्ट वे में। एंड द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास, जो मद्रास के बिग बॉसेस थे, रिच पीपल थे, और यहाँ पे कौन थे, ये SS वासन, SS वासन थे। जस्ट लाइक SS वासन, सिंपली वो सामान्य रूप से प्लेड इनटू देयर हैंड्स, मतलब उनके हाथों की कठपुतली बन गए थे या उनके झांसे में आ गए थे, उनको पता भी नहीं लगा। ये सर्कस दिखाने के बहाने यहाँ पे आए और मैसेज को स्प्रेड करके चले गए, एक पॉलिटिकल मैसेज को स्प्रेड करके चले गए, और इन लोगों को, SS वासन को, वासन को, मिस्टर वासन को, इसके बारे में दे डिड नॉट अंडरस्टैंड, वो समझ ही नहीं पाए इसको। आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं था, हाउएवर, हालांकि, कि देट वाज इंडीड द केस, कि वास्तव में यही केस था, मतलब यही बात थी, फॉर द अनचेंजेबल एस्पेक्ट, क्योंकि इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अनचेंजेबल एस्पेक्ट, बिल्कुल यह अपरिवर्तनशील एस्पेक्ट था, पहलू था, ऑफ दीज बिग बॉसेस, इन रिच लोगों के लिए। कहने का मतलब है जो रिच लोग थे, वो बिग बॉसेस थे, रिच लोग थे, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। एंड दियर इंटरप्राइजेज, और उनके जो संस्थान थे ना, रिमेन द सेम, ये ऐसे कैसे बने रहे। MRA और नो MRA, चाहे MRA हो या फिर किसी प्रकार का नो MRA, कोई MRA हो, इंटरनेशनल कम्युनिज्म हो, अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद हो, और नो इंटरनेशनल, और या फिर किसी प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद नहीं हो, अगर चाहे दोनों चीज़ें हो, द स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियो, जो जेमिनी स्टूडियो का जो स्टाफ था ना, हैड ए नाइस टाइम, उन्होंने तो एक अच्छा समय बिताया होस्टिंग करने में, स्वागत करने में, 200 पीपल, 200 लोगों के, ऑफ ऑल ह्यूज, मतलब सभी प्रकार के कलर वाले, ब्लैक वाले भी थे, वाइट पीपल भी थे, और साइज, और डिफरेंट साइज के, डिफरेंट आकृति के, मतलब डिफरेंट एजेस के, एटलीस्ट 20 नेशनलिटीज़, और लगभग वो 20 देशों से बिलोंग करते थे, 20 राष्ट्रों से बिलोंग करते थे। इट वॉज सच ए चेंज, क्योंकि यह एक बदलाव था। कहने का मतलब है कि जेमिनी स्टूडियो के जो लोग थे ना, वह ऊब चुके थे, किससे, पेन के साथ यूज़ कर क्राउड शूटिंग से। तो इट वाज सच ए चेंज, ये एक बदलाव था, फॉर द यूजुअल कलेक्शन, उस सामान्य कलेक्शन, सामान्य भीड़ को कलेक्ट करने में, वेटिंग टू बी स्लेप्ट, जो इंतज़ार करती थी स्लेप्ट करवाने का, मतलब मेकअप करवाने का, विथ थिक लेयर्स ऑफ द मेकअप, उस मेकअप की बड़ी बड़ी परतों से, एंड बाय द ऑफिस बॉय, जिसको ऑफिस बॉय द्वारा किया जाता था इन द मेकअप डिपार्टमेंट के। तो कहने का मतलब है कि वहाँ के लोग भी इससे बोर हो चुके थे क्राउड शूटिंग से, और उनको भी बहुत अच्छा लगा जब ये MRA के लोग वहाँ पे आए और उनके साथ उन्होंने टाइम को स्पेंड किया। ओके, ए फ्यू मंथ लेटर, अब कुछ महीनों बाद क्या होता है कि टेलीफोन लाइंस ऑफ द बिग बॉसेस, जो टेलीफोन लाइंस होती है ऑफ द बिग बॉसेस, बड़े बड़े लोगों की, अमीर लोगों की, ऑफ मद्रास बज्ड, वो दोबारा बजने लगते हैं। कहने का मतलब है कोई वापस एक गर्म न्यूज़ आती है, किसी का वापस आना होता है ना, कहाँ पे, मद्रास में। एंड वंस अगेन, और एक बार फिर, वी एट द जेमिनी स्टूडियो में हम लोग क्लियर, स्पष्ट रूप से, ए होल शूटिंग स्टेज टू वेलकम अनदर विजिट, मतलब हम क्लियर, हमें पता लग जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि होल शूटिंग स्टेज, ये पूरा जो शूटिंग स्टेज है ना, टू वेलकम, ये वेलकम करने वाला है अनदर विजिटर का, किसी एक और विजिटर का। देखिए आप यहाँ पे एक बात समझने की कोशिश करिए कि जो भी बाहर से सेलिब्रिटीज़ आ रही है वो जेमिनी स्टूडियो में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि बेसिकली जेमिनी स्टूडियो एक फेमस प्लेस था, और यह एक ईजी वे था कि क्राउड को यहाँ पे कलेक्ट करना और उनको एक मैसेज को डिलीवर करना। इफ़ यू वांट टू डिलीवर पब्लिक प्लेस एट दैट टाइम, इफ़ यू वांटेड टू डिलीवर ए पब्लिक मैसेज एट दैट टाइम, देन जेमिनी स्टूडियो वाज द बेस्ट प्लेस। तो इसीलिए सारी सेलिब्रिटीज़ यहीं आती थी। अब यहाँ पे कोई अनदर विजिटर आने वाला है, तो उसके बारे में चर्चा चल रही है कि वह कौन है, तो सबके अपने अपने यहाँ पे विचार हैं। ऑल दे सेड, सभी ने कहा, उन सभी ने कहा कि वाज दैट ही वाज ए पोइट, क्या वह पोइट है, फ्रॉम इंग्लैंड से। तो द ओनली पोइट्स फ्रॉम इंग्लैंड ऑफ द सिंपल जेमिनी स्टाफ न्यू। तो अगर हम बात करें, सब सोच रहे हैं कि यार वो एक पोइट है, उनको लग रहा है कि ये इंग्लैंड से पोइट है, तो वो कल्पना कर रहे हैं कि जिन द ओनली पोइट्स, केवल वही कवि फ्रॉम इंग्लैंड से, इंग्लैंड के वही कवि जिनको सिंपल जेमिनी स्टाफ न्यू, जिनको सिंपल सामान्य जेमिनी स्टाफ जानता था, और हियर्ड, या उनके बारे में सुना था, वह कौन थे, वर्ड्सवर्थ थे या टेनिसन थे।
तो वो सोच रहे कि या तो इन दोनों में से कोई होगा। द मोर लिटरेट, उनमें से और ज़्यादा पढ़े लिखे जो लोग थे जेमिनी स्टूडियो के, वंस उनमें से कोई न्यू जानता था कीट्स के बारे में, शेली के बारे में, बायरन। तो या फिर वो कीट्स हो सकते हैं, शेली हो सकता है, या बायरन हो सकता है। एंड वन और टू, और एक या दो, माइट हैव फेंटली, हो सकता है फेंटली मतलब बहुत ही वीकली तरीके से कम टू उनको पता था ऑफ समवन, किसी के बारे में, बाय द नेम इलियट, कि कोई इलियट नाम का कोई इंग्लैंड का पोइट भी है, तो हो सकता है वह भी हो। तो ये सब अंदाज लगा रहे हैं, गेस कर रहे हैं कि कौन ऐसा पोइट जेमिनी स्टूडियो में आ रहा है। हु वाज द पोइट, कौन पोइट था विजिटिंग द जेमिनी स्टूडियोज नाउ, जेमिनी स्टूडियो में अब विजिट कर रहा था, आ रहा था। फिर वो गेस करते हैं कि ही इज़ नॉट ए पोइट, वह एक कवि नहीं है। ही इज़ एन एडिटर, वह एक संपादक हो सकता है न्यूज़पेपर में, न्यूज़ को प्रिंट करने वाला, न्यूज़ में अपने लेख को प्रिंट करने वाला कह सकते हैं, जिसके लेख न्यूज़पेपर में आते हैं, तो वह संपादक हो सकता है। क्योंकि डेट्स वाई, क्योंकि इसका रीज़न था कि द बॉस इज़ गिविंग हिम, जो बॉस थे ना उसको एक गिविंग हिम ए बिग रिसेप्शन, उनको एक बड़ी पार्टी दे रहे थे, उनका एक बड़ा सा स्वागत कर रहे थे। और वासन वाज आल्सो द एडिटर, जो वासन थे वह भी एक एडिटर थे, जो यहाँ के बॉस थे वह भी एक एडिटर थे, कहाँ के, और पॉपुलर, एक बहुत ही फेमस तमिल की वीकली साप्ताहिक आनंदा विकतन नाम की पत्रिका के। तो हो सकता है वो एडिटर हो, और यही रीज़न था, डेट्स वाई, यही रीज़न था कि जो वासन है उसको उनको एक बिग पार्टी, बिग वेलकम दे रहे होंगे। He wasn't the editor of any of the known names of the British publication in Madras. That is, लेकिन जो जेमिनी स्टूडियो के जो लोग थे ना, दे केम टू नो, उनको पता चला कि वह कोई एडिटर नहीं थे, मतलब वह एडिटर नहीं थे ऑफ एनी ऑफ द नोन, किसी भी जानने वाले, जाने पहचाने नाम के ब्रिटिश पब्लिकेशन, ब्रिटिश के पब्लिकेशंस के, ब्रिटिश के पत्रिका के या न्यूज़पेपर के, इन मद्रास, जो मद्रास में आती थी, है ना, मद्रास के में प्रिंट होती थी या मद्रास में डिस्ट्रीब्यूट होती थी, तो वहाँ के तो नहीं थे। डेट इज़ दोज, जिनको जानता, डेट इज़ नोन एट, जिनको जानते थे जेमिनी स्टूडियो के लोग जानते थे, तो वो वहाँ के एडिटर भी नहीं थे। सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदू वर द टेकिंग इनिशिएटिव, क्योंकि फिर उन्होंने अंदाज़ लगाया कि द टॉप मैन ऑफ द हिंदू, जो हिंदू अखबार के जो टॉप मैन, उच्च स्तर के लोग थे, वर टेकिंग द इनिशिएटिव, उन्होंने पहल की कि द सर्मिस, ये जो गेस्ट है ना, वाज देट द पोइट, ये पोइट या फिर जो एक कवि थे, वाज द एडिटर ऑफ डेली, या फिर ये कोई संपादक हैं डेली के। अब डेली ये कोई न्यूज़पेपर है, बट नॉट फ्रॉम, लेकिन ये संपादक नहीं थे कहाँ के, द मैनचेस्टर गार्डियन और द लंदन टाइम्स। That was all the even the most well informed among us knew. तो ये वहाँ के भी एडिटर नहीं थे, जो मैनचेस्टर गार्डियन नाम की और लंदन टाइम्स के जो न्यूज़पेपर थे, ये वहाँ के भी एडिटर नहीं थे जो आ रहे थे। डेट वाज, ये दोनों जो न्यूज़पेपर थे, इनको इवन यहाँ तक कि द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड अमंग अस न्यू, हम में से जो सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छी जानकारी रखने वाले लोग थे वो जानते थे। तो कहने का मतलब है कि इन दोनों न्यूज़पेपर को भी, जो भी हमारे मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड पीपल थे जेमिनी स्टूडियो की, सबसे अच्छी सूचना वाले जो लोग थे वह भी जानते थे, ये वहाँ का एडिटर भी नहीं था जो विजिटर वहाँ पे आ रहे थे। तो कहने का मतलब है कि देयर वाज नो बडी इन द जेमिनी स्टूडियो, इवन द बॉस was not aware of the visitor who was coming there। तो यहाँ तक कि जेमिनी स्टूडियो का कोई भी पर्सन, और यहाँ तक कि बॉस को भी पता नहीं था, वहाँ के हेड को भी पता नहीं था कि कौन सा विजिटर वहाँ पे आ रहा था। एट लास्ट, अंत में, अराउंड 4 in the afternoon, लगभग 4 बजे, आफ्टरनून, दोपहर में 4 बजे, द पोइट और द एडिटर, वह कवि या फिर वो संपादक एराइट वहाँ पर आए। ही वॉज ए टॉल मैन, वह एक टॉल मैन थे, लंबे व्यक्ति थे, वेरी इंग्लिश, बहुत ही अच्छी अंग्रेजी बोलते थे, वेरी सीरियस, बहुत गंभीर थे, ऑफ कोर्स, और वास्तव में वर अननोन टू ऑल ऑफ अस, हमारे लिए वो क्या थे, अननोन थे, यानी एक स्ट्रेंजर थे, अजनबी थे। बैटलिंग विथ हाफ ए डजन, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि उनको इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है, एक स्टेज चल रहा है, स्टेज में वह एडिटर साहब जो विजिटर हैं और यहाँ के निदेशक हैं जो एस वासन, वो बैठे हैं और वो उनके बारे में बता रहे हैं, किन के बारे में बता रहे हैं, उस विजिटर के बारे में बता रहे हैं। और वहाँ पे एक फ़ैन चल रहा है, स्टैंडिंग फ़ैन चल रहा है, तो उसकी आवाज़ से उनको डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, बैटलिंग, उससे स्ट्रगल कर रहे हैं। तो बैटलिंग विथ हाफ ए डजन पेडिस्टल फैंस, आधा दर्जन, मतलब कहने का मतलब
फैंस ऑन द शूटिंग स्टेज। तो जो शूटिंग स्टेज में जो हाफ स्टैंड जो पेडिस्टल फैन है, पंखे वाला जो फैन है, हाँ सॉरी, तो उससे बैटलिंग करते हुए, संघर्ष करते हुए द बॉस, वहाँ के जो बॉस है ना, मालिक ने, हेड ने रीड रीड आउट ए स्पीच, ए लॉन्ग, एक लंबी सी स्पीच पढ़ी। एंड उनकी जो स्पीच से ना, इट वॉज ऑब्वियस दैट, यह स्पष्ट था कि ही टू न्यू प्रीशियस लिटिल अबाउट द पोइट, कि ही टू न्यू कि वह भी, जो बॉस हैं, वह भी प्रीशियस मतलब बहुत ही नपा तुला, लिटिल थोड़ा सा जानते थे किसके बारे में, उस पोइट के बारे में और एडिटर के बारे में। द स्पीच वाज ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म, उस स्पीच में, उस पूरे वक्तव्य में बिल्कुल अधिकतर सामान्य बातें थी, सामान्य टर्म का, युक्तियों का यूज़ किया गया था। बट हियर एंड देयर, लेकिन यहाँ वहाँ, इट वाज पेपर्ड, इसमें कुछ एक्साइटिंग वर्ड, पेपर्ड विद वर्ड्स, उसमें कुछ तड़का लग जाता, उस बात में कुछ एक्साइटिंग वर्ड आ जाते हैं, जैसे फ्रीडम की बात वो कर रहे थे, डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, कौन, वहाँ के एडिटर, सॉरी वहाँ के निदेशक एस वासा। एंड देन तब क्या होता है कि द पोइट स्पोक, वह जो पोइट है वो कवि बोलना चालू करते हैं, ठीक है। ही कुडंट हैव एड्रेस्ड ए मोर डेज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस, तो वह नहीं कर सके थे, कहने का मतलब है उन्होंने जो भी एड्रेस किया, जो भी संबोधन दिया, ए मोर डेज्ड, किनको दिया, जो भी यहाँ पे जो एंड साइलेंट ऑडियंस, तो वहाँ पे जो भी ऑडियंस थी ना, वो डेज थी, कंफ्यूज थी, असमंजस में थी, एंड साइलेंट, चुपचाप बैठी हुई थी, जब कौन, वो पोइट ने बोलना शुरू किया। नो वन न्यू, कोई भी नहीं जानता था कि वॉट ही वॉज टॉकिंग अबाउट, कि वह क्या बातें कर रहे हैं, मतलब वो क्या बोल रहे हैं, कौन है, मतलब पोइट जो भी कुछ बोल रहे थे, किसी को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। हिंस एसेंट, और उनकी बात ने डिफीटेड, हरा दिया, एनी अटेम्प्ट, उन सभी प्रयासों को, टू अंडरस्टैंड, समझने के उन सभी प्रयासों को, व्हाट ही वाज सेइंग, जो भी वो कह रहे थे, कहने का मतलब जो भी वो कह रहे थे, अगर किसी ने उसको समझने का प्रयास भी किया ना, तो अंत में वो भी थक गया, उसको कुछ भी समझ में नहीं आया जो भी पोइट ने बोला। द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर, और उनकी जो पूरी बात, जो पूरा उनने जो भाषण दिया, पूरी जो स्पीच दी, वो 1 घंटे में ख़त्म हुई। देन तब द पोइट लेफ्ट, पोइट वहाँ से चले गए, एंड वी आर डिस्पर्स, हम भी वहाँ से डिस्पर्स हो गए, सेपरेट हो गए, अलग हो गए, विसर्जित हो गए, इन अटर मतलब कंप्लीट बेफलमेंट, कन्फ्यूज़न में, असमंजस में। वाट आर वी डूइंग, What is an English poet doing in a film studio which makes तमिल फिल्म फॉर द सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपल। अब लोग वहाँ के बात कर रहे थे, जब वो पोइट वहाँ से चले जाते हैं, फिर तो लोग वहाँ के बात करते हैं, कहाँ के, जेमिनी स्टूडियो के, कि व्हाट आर वी डूइंग, हम क्या कर रहे हैं। व्हाट इज़ एन इंग्लिश पोइट, एक अंग्रेजी कवि, डूइंग इन ए फिल्म, एक फिल्म स्टूडियो में क्या कर रहा है, विच मेक्स, जो फिल्म स्टूडियो बनाता है तमिल फिल्म, केवल तमिल फिल्मों को बनाता है, फॉर द सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपल, सामान्य प्रकार के लोगों के लिए, पीपल हुज लिव्स लीस्ट अफोर्डेबल देम, हुज लाइज लीस्ट अफोर्डेड देम। तो वहाँ के जो लोग थे जेमिनी स्टूडियो के, द पीपल, उनकी जो लाइफ थी ना, लीस्ट अफोर्डेड देम, उनके लिए भी क्या थी, अफोर्ड कर पाना मुश्किल थी, कहने का मतलब है गुजारा भी, मतलब वो लोग क्या थे, पुअर लोग थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है अपना ये जो हमारे जो कवि लेखक हैं, कि द पॉसिबिलिटी ऑफ कल्टिवेटिंग ए टेस्ट फॉर इंग्लिश पोइट्री, तो क्या उनके लिए ये संभावना थी कि कल्टिवेटिंग कर पाना, ग्रो कर पाना, डेवलप कर पाना, ए टेस्ट फॉर इंग्लिश पोइट्री, अंग्रेजी कविता के लिए कोई इंटरेस्ट। तो आप बता सकते हैं क्या ये संभव था क्या? एब्सोल्युटली नो। द पोइट लुक्ड प्रिटी बेफल्ड टू, जो पोइट थे वह भी क्या है, लगभग, प्रिटी मतलब लगभग, बेफल्ड कंफ्यूज दिखाई देते थे, हाँ असमंजस में दिखाई देते थे, फॉर, क्योंकि ही टू मस्ट हैव फेल्ट, क्योंकि निश्चित रूप से वह भी महसूस करते थे कि द शीर इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ स्टॉक, कि उनकी बातें हैं ना, वह लोगों को उसमें क्या है, शीर इनकॉन्ग्रुइटी, शीर मतलब होता है बिल्कुल एक्सट्रीम, इनकॉन्ग्रुइटी मतलब अजीबपन, अबाउट द थ्रिल्स, जो भी वह थ्रिल्स मतलब सस्पेंस वाली, सस्पिशियस, जो भी सस्पेंस वाली और एडवेंचरस कहानी जो सुनाते थे, एंड ट्रेवल्स मतलब जो भी घटनाएं वो सुनाते थे, ऑफ एन इंग्लिश पोइट, एक अंग्रेजी
कवि के रूप में। हिज विजिट, और जो उनकी जो यात्रा थी ना, जो यहाँ पे पोइट आए थे, विजिटर आए थे, जो एडिटर यहाँ पे आए थे, हिज विजिट, उनकी जो यात्रा, रिमेंड एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, वो हमारे लिए एन अनएक्सप्लेन मतलब बिना कह सकते हैं वर्णन की हुई एक अनसुलझी मिस्ट्री रह गई, रहस्य रह गया। मतलब उनके आने का पर्पस क्या था, वह पर्सन कौन था, पर्टिकुलर पर्सन था, किसी को पता नहीं चला, वो यहाँ पे आके चले गए। तो अब देखो ये स्टोरी चेंज हो रही है, मतलब एक नया पार्ट इसमें चालू हो रहा है। तो इसमें यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर स्टोरी नहीं, अलग अलग एग्जर्ट को, अलग अलग टॉपिक को, जो जेमिनी स्टूडियो से रिलेटेड थे, जो एक्सपीरियंस थे कवि के, वो कवि सॉरी यहाँ पे जो लेखक है वो एक्सप्लेन कर रहा है। द ग्रेट प्रोस राइटर, अब देखिए हमारे लेखक के विचार हैं कि द ग्रेट प्रोस राइटर, जो महान प्रोस गद्य लेखक है ना, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के जो महान गद्य लेखक है, मे नॉट एडमिट इट, हो सकता है वह इसको एडमिट करें, हो सकता है वह इसको नहीं एडमिट करे, इसको नहीं माने, बट माई कन्वेंशन, लेकिन जो मेरी जो समझ है ना, मेरा जो विचार है, ग्रोज स्ट्रोंगर, वो लगातार ग्रोज हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, डे आफ्टर डे, दिन के बाद, मतलब हर दिन लगातार बढ़ता जा रहा है, कि दैट की द प्रोस राइटिंग, जो प्रोस राइटिंग है, गद्य लेखन है, प्रोस में क्या आती है, स्टोरी राइटिंग आती है ना, नोवेल राइटिंग आती है ना, एसेज राइटिंग आती है, तो ये सब प्रोस राइटिंग में आते हैं। तो प्रोस राइटिंग इज़ नॉट, वह यह नहीं है, और कैन नॉट बी, और नहीं हो सकता है, ए ट्रू, एक सच्चा, परस्यूट मतलब कह सकते हो आप इंटरेस्ट, एक प्रोफेशन या एक्टिविटी कह सकते हो, गतिविधि, ऑफ ए जीनियस, एक वाइस पर्सन की। तो बेसिकली बात है, ग्रेट प्रोस राइटर क्यों मानेंगे, मतलब इसका मतलब है वो जीनियस नहीं है, जीनियस पर्सन नहीं है, क्योंकि इट इज़ फॉर द पेशेंट, क्योंकि प्रोस राइटिंग के लिए क्या चाहिए, पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए, परसिस्टेंट, आप लगातार एक काम को कर सकते हो, परसिस्टेंट मतलब आप में कंटिन्यूस चाहिए, उसमें प्रिजर्विंग, उसमें आप प्रिजर्व करना आना चाहिए, कहना मतलब अपनी गलतियों को, अपने मिस्टेक को प्रिजर्व करना और उसमें सुधार करना, है ना, उसको इम्प्रूव करना। एंड ड्रज मतलब एक हार्ड वर्क चाहिए विद ए हार्ट, और इसके अलावा एक हृदय भी चाहिए, एक ऐसा हृदय चाहिए एक प्रोस राइटर को, सो संकन, जो इतना डूबा हुआ हो, देट नथिंग कैन ब्रेक इट, कि उसको कोई भी नहीं तोड़ सकता है, वो अपना आप में इतना डूबा हुआ हो, इतना उदास हो कि उसको कोई भी नहीं तोड़ सकता हो। क्योंकि रिजेक्शन स्लिप्स, क्योंकि रिजेक्शन कर देना, नकार देना, खारिज कर देना, एक प्रोस राइटर के अगर ऐसे को रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो वो रिजेक्शन, वो खारिज करना, डोंट मीन, इसका कोई मतलब नहीं होता है, या डोंट मीन ए थिंग, इस ऐसी इस नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है टू हिम, उसके लिए। कहने का मतलब है वह हमेशा तैयार रहता है, अगर उसके ऐसे को खारिज भी कर दिया जाता है, उसमें मिस्टेक भी निकाल दी जाती है, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसमें सुधार करता है। ही एट वंस, वह एक बार सेट्स अबाउट मेकिंग ए फ्रेश कॉपी, वह एक ताज़ा कॉपी बनाता है, ऑफ द लॉन्ग प्रोस पीस, एक बहुत ही लंबे गद्य के टुकड़े की, एंड सेंड्स, इसको भेजता है, ऑन टू द अनदर एडिटर, दूसरे संपादक को, इनक्लोजिंग पोस्टेज, उसको लिफाफे में फिल करके, उसको पोस्टेज करके, स्टाम्प लगाकर, और फॉर द रिटर्न ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट, किसके इंतजार में, वापसी के इंतजार में, ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट, जो भी उसने लिखा है। कहने का मतलब उसमें मिस्टेक भी आ जाए, उसको वापस भेज दिया जाए, तो उसमें वो सुधार करेगा। कहने का मतलब इतना पेशेंस उसमें होना चाहिए, वह इतना परसिस्टेंट होना चाहिए, उसमें इतना प्रिजर्विंग इम्प्रूविंग एबिलिटी होना चाहिए, और ड्रज, वो हार्ड वर्क के लिए रेडी होना चाहिए, तभी वह प्रोस राइटिंग कर सकता है, एक प्रोस राइटर बन सकता है। इट वॉज सच पीपल, इस प्रकार के लोगों के लिए, दैट की द हिंदू, जो हिंदू न्यूज़पेपर है, हैड पब्लिश्ड, उन्होंने पब्लिश किया था, एक टीनी अनाउंसमेंट, एक छोटी सा अनाउंसमेंट, छोटी सी घोषणा, एक छोटी सी न्यूज़ को पब्लिश किया, इन इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर, एक अंडर वैल्यूड कोने में, एक फालतू कोने में, ऑफ एन अनइम्पोर्टेंट पेज, एक महत्वहीन पेज के। ए शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट, एक शॉर्ट स्टोरी प्रतियोगिता उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, बाय ए ब्रिटिश पीरियोडिकल, एक ब्रिटिश पीरियोडिकल नाम की संस्था द्वारा, बाय द नेम, जिस नाम से द एनकाउंटर नाम से उसको कॉन्टेस्ट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। ऑफ कोर्स, वास्तव में उस समय द एनकाउंटर वाजंट ए नोन, एनकाउंटर को कोई भी नहीं जानता था, एक कम्युनिटी के रूप में, एक बुक के रूप में, कि एनकाउंटर नाम की कोई पुस्तक है, एमंग, कोई भी नहीं जानता था, एमंग द जेमिनी लिटरेरी, जेमिनी के स्टूडियो के लिटरेरी मतलब लिटरेचर वाले पढ़े लिखे लोगों में, मतलब
जेमिनी के जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, लिटरेट पीपल थे, वह उन्होंने नाम नहीं सुना था किसके बारे में, द एनकाउंटर के बारे में। आई वॉन्टेड टू गेट एन आइडिया, और मुझे कुछ आइडिया चाहिए था, हाँ एक कुछ सुझाव चाहिए था ऑफ द पीरियोडिकल, इस पीरियोडिकल के बारे में, है ना। तो बिफोर पहले कि आई स्पेंट में बिताऊँ एक कंसिडरेबल सम, एक मतलब कह सकते हैं एक सम टाइम, कुछ समय में बिताऊँ इन पोस्टेज, और उसको भेजने में, सेंडिंग ए मैन्यूस्क्रिप्ट, एक हस्तलेख को। कहने का मतलब है कि मैं कुछ जानना चाहता था इस कॉन्टेस्ट के बारे में, द एनकाउंटर के बारे में, क्योंकि मैं जो राइटर था वह खुद भी कोई इसमें इस स्टोरी में एक मैन्यूस्क्रिप्ट, कहना मतलब एक शॉर्ट स्टोरी लिखकर वहाँ पे सेंड करना चाहते थे, तो वह भी इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो वह कहाँ पे जाते हैं, इन लाइब्रेरी में जाते हैं, क्या ना, ब्रिटिश लाइब्रेरी में जाते हैं। तो उसके बारे में बता रहे हैं हम कि इन दोज डेज, उन दिनों, द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी, जो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी हैड एन इंटरेस्ट, उसका एक इंटरेस्ट मतलब प्रवेश होता था, विथ नो लॉन्ग, और वहाँ पे किसी भी प्रकार का लंबा सा लटका हुआ साइन बोर्ड या नोटिस बोर्ड और नोटिसेस, वहाँ पे कोई भी ऐसा नोटिस नहीं होता था, टू मेक फील, जिससे आपको ऐसा फील हो कि यू आर स्नेकिंग, आप चोरी छिपे आ रहे हो, इनटू ए फॉरबिडन एरियाज, किसी भूली हुई जगह पर, मतलब किसी अजनबी जगह पर। कहने मतलब आप इजीली वे में नेशनल काउंसिल, ब्रिटिश की काउंसिल लाइब्रेरी में यू कैन गो, जा सकते थे। एंड देयर वर, और वहाँ पे जब ये हमारे राइटर जाते हैं तो उन्होंने क्या देखा कि देयर वर कॉपीज़, वहाँ पे कई प्रतियाँ थी, एनकाउंटर की लाइन, मतलब वहाँ पे जमी हुई थी, अबाउट इन वेरियस डिग्री ऑफ फ्रेशनर, और वो बहुत ही ज़्यादा, वेरियस डिग्री ऑफ फ्रेशनर मतलब बहुत ही फ्रेश थी, बिल्कुल न्यू बुक्स थी, ऑलमोस्ट अनटच, लगभग उनको किसी ने टच भी नहीं किया था, छुआ भी नहीं था बाय रीडर्स, किसी भी पाठक ने। व्हेन आई रीड द एडिटर्स नेम, और जब मैंने वहाँ के एडिटर्स के नेम को पढ़ा ना, उस बुक के राइटर को नेम को पढ़ा, आई हियर्ड ए बेल रिंगिंग इन माई श्रंकन हार्ट, मैंने सुना कि एक बेल रिंग, एक घंटी बज रही है, इन माई श्रंकन हार्ट, मेरे डूबे हुए हृदय में। कहने का मतलब है कि यहाँ पे राइटर को उस एडिटर के नेम से कुछ याद आ गया, क्या आया देखते हैं। इट वॉज द पोइट, यह वही कवि था, हु हैड विजिटेड द जेमिनी स्टूडियोज़, जो जेमिनी स्टूडियो में जिसने यात्रा की थी। आई फेल्ट लाइक, मैंने ऐसे महसूस किया कि आई हैड फाउंड ए लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर, कि मैंने एक लंबे समय से खोए हुए भाई को पा लिया है। एंड आई सेंग ए, कहने का मतलब है कि राइटर एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने जा रहा था, वह यह भी नहीं जानता था कि उस कॉन्टेस्ट के जज कौन हो सकते हैं। तो जब उसको पता लगा कि ये बुक है द एनकाउंटर, इसके जो जज है कौन है, यहाँ पे हमारे लेखक, वो विजिटर है, पोइट है जो यहाँ पे आए थे, तो इससे पोइट को थोड़ी खुशी हो गई। उन्हें सोचा कि चलो जज अपनी जान पहचान वाले हैं, तो क्या पता इससे हमें एक बेनिफिट मिल जाए। तो यहाँ पे पोइट खुश हो जाता है। एंड पोइट को ऐसा फील होता है, आई फेल्ट, कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आई हैड फाउंड, मैंने पा लिया है एक लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर, एक लंबे समय से खोए हुए भाई को। आई सेंग एज आई सील, मैं गाना गा रहा था, मतलब पोइट खुशी खुशी हैप्पीली पोइट ने गीत गाया। एज आई सील, जब मैंने सील किया, बंद किया, द एनवेलप, लिफाफे को, एंड व्रोट आउट हिज एड्रेस, और मैंने उस पर लिखा किसका, उस ब्रिटिश जहाँ पे कॉन्टेस्ट हो रहा है वहाँ के एड्रेस को। एंड आई फेल दैट, मैंने महसूस किया कि ही टू वुड बी सिंगिंग, कि वह खुद भी, जो पोइट है, जो विजिटर है, वह खुद भी सिंगिंग गाएंगे द सेम सॉन्ग, इसी गाने को, एट द सेम टाइम, उसी समय, द लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स ऑफ इंडियन फिल्म्स डिस्कवर ईच अदर। जी, अब ये कुछ ऐसा था कि लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स, एक लंबे समय से खोए हुए भाइयों ने ऑफ इंडियन फिल्म्स, भारतीय सिनेमा के, उन्होंने डिस्कवर कर लिया, पा लिया हो, ईच अदर, एक दूसरे को, बाय सिंगिंग, गाकर, द सेम सॉन्ग, उसी सॉन्ग को, इन द फर्स्ट रील, जो पहले दृश्य में दिखाया जाता है ना। तो कहने का मतलब उन दोनों ने एक दूसरे को पहचान लेंगे, पोइट और वो विजिटर। स्टीफन दैट वाज हिज नेम, यह उसका नाम था। तो यहाँ पे ये छोटी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अब जो नया दृश्य चालू हो रहा है ना, इस पूरे पार्ट का लास्ट पार्ट है। तो देख सकते हो आप, इस पूरी कहानी में हमें कंप्लीट स्टोरी नहीं चल रही है, ये छोटे छोटे एक्सपीरियंस ये पोइट यहाँ पे राइटर हमको बता रहा है। अब कई साल बीत चुके हैं, अब जो स्टोरी चालू होगी इसमें कई साल बीत चुके हैं, और जो हमारे राइटर हैं अशोक मित्रा, इन्होंने स्टूडियो को छोड़ दिया है। तो वह किसी जगह जाते हैं, किसी रोड पे चल रहे हैं, मार्केट में चल रहे हैं, और उन्होंने क्या देखा, उस स्टोरी को यहाँ पे बताया हुआ है।
एंड ईयर्स लेटर, कई सालों बाद, व्हेन आई वॉज आउट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो, जब मैं जेमिनी स्टूडियो से बाहर था, एंड आई हैड मच टाइम, और मेरे पास बहुत समय था, बट नॉट मच मनी, लेकिन ज़्यादा पैसा नहीं था क्योंकि स्टूडियो छोड़ दिया था उन्होंने। तो एनी थिंग एट ए रिड्यूस प्राइस, हर चीज़ जो रिड्यूस मतलब कम कीमत में थी, अट्रैक्टेड माई अटेंशन, वो मेरे अटेंशन को क्या कर लेती थी, अट्रैक्ट कर लेती थी, आकर्षित कर लेती थी। एंड ऑन द फुटपाथ के ऊपर, इन फ्रंट ऑफ द मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस, मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के सामने, देर वाज ए पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स, वहाँ पे एक ढेर लगा हुआ था, एक ब्रांड न्यू बहुत ही ज़्यादा नई पुस्तकों का, और 50 पैसा इच, और हर एक की कीमत कितनी थी, 50 पैसे। एक्चुअली वास्तव में देवर कॉपीज ऑफ द सेम बुक, वह सेम बुक, एक से एक समान बुक की क्या थी, प्रतियां थी। एंड एलिगेंट, एक बहुत ही सजा हुआ पेपर बैग कवर था, वो अमेरिकन ओरिजिन की वो बुक थी, स्पेशली लो प्राइस, वो विशेषतः वो लो प्राइस, कम कीमत में थी, स्टूडेंट एडिशन, स्टूडेंट के पढ़ने के लिए, स्टूडेंटों जो विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए। इन कनेक्शन, उनका संबंध किससे था, विद द 50th एनिवर्सरी, 50वीं एनिवर्सरी सालगिरह से था, और रशियन रिवॉल्यूशन, रशियन आर्मी की। अब देखो कहने का मतलब है, इसका डीप मीनिंग समझे तो रशिया एक कम्युनिज्म को फॉलो करता है। तो रशिया, जब रशियन आर्मी की वह एनिवर्सरी थी, तो अमेरिका ने, जो एक कैपिटलिस्ट है ना, अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, उनने रशिया के कम्युनिज्म को काउंटर करने के लिए इस बुक को मार्केट में रिड्यूस प्राइस में बेचना चालू कर दिया था, है ना, यह इसका मतलब है। आई पेड 50 पैसा, मैंने 50 पैसे दिए, एंड पिकड अप कर लिया एक कॉपी को मैंने उठा लिया, ले लिया, एंड ऑफ द बुक की, और बुक का नाम सुनिए, द गोट दैट फेल, वह भगवान जो फेल हो गया। 6 इमिनेंट मैन, 6 फेमस मैन ऑफ लेटर्स मतलब राइटर कह सकते हो आप, लिटरेट पीपल कह सकते हो आप, है ना, तो विद्वान कह सकते हैं इसको। तो 6 प्रोमिनेंट, जो फेमस राइटर, विद्वान व्यक्तियों के उसमें उनके नाम थे, है ना। इन 6 सेपरेट एसेस उनमें उनके 6 अलग अलग निबंध थे, जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया था, वर्णन किया था, डियर जर्नीज, उनकी यात्रा का, इनटू कम्युनिज्म में उनकी यात्रा का, एंड डियर डिस इल्यूजन रिटर्न, और उनके उस भ्रम का जो लौट गया। कहने का मतलब है कि पहले वो कम्युनिज्म को फॉलो करने लग जाते हैं, और जब उनका भ्रम टूट जाता है तो वापस वो कम्युनिज्म से कैसे वापस आ जाते हैं, उनकी विचारधारा, उनकी फिलोसॉफी कैसे चेंज हो जाती है। अब उनके उनके नेम है एंड्रे गाइड, रिचर्ड राइट, इग्नाजियो सिलोन, आर्थर कोस्टल, लुइस फिशर एंड स्टीफन स्पेंडर। तो यहाँ पे स्टीफन स्पेंडर कवि की, जो हमारे राइटर की जो नज़र टिकती है, इस नेम पे टिकते, और ये किसका नाम है, ये उसी पर्सन का नेम है, उसी विजिटर का नेम है जो जेमिनी स्टूडियो में आता है। स्टीफन स्पेंडर सडनली, अचानक से, द बुक एज्यूम्ड, वह बुक प्रतीत होने लगी, टर्मेंडियस मतलब बहुत ही ज़्यादा, सिग्निफिकेंस महत्वपूर्ण, कहने का मतलब लेखक को वो बुक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने लगने लगी। स्टीफन स्पेंडर द पोइट हु हैड विजिटेड, स्टीफन स्पेंडर वही पोइट था, वही कवि थे, हु हैड विजिटेड, जिन्होंने यात्रा की थी जेमिनी स्टूडियो की। इन ए मोमेंट, एक ही क्षण में, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, ए डार्क चैम्बर, वह काला कमरा, वो ब्लैक रूम ऑफ माई माइंड, मेरे माइंड का, लिट अप, उसमें प्रकाश हो रहा था, बाय ए हेजी इल्यूमिनेशन, एक कह सकते हो अनक्लियर इल्यूमिनेशन से, अनक्लियर प्रकाश से, मतलब वो उसमें उजाला हो रहा था, है ना, एक अनक्लियर प्रकाश से, अनक्लियर लाइट से उसमें, हाँ, वो प्रकाशवान हो रहा था, ठीक है। द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियो। अब जब यहाँ से इस बुक के बारे में पढ़ा, ये बुक थी द गोट है दैट फेल, और ये ये एंटी कम्युनिज्म के बारे में थी, काउंटर कम्युनिज्म के बारे में थी। तो अब लेखक को, राइटर को जो प्रतिक्रिया, द रिएक्शन
टू स्टीफन स्पेंडर, तो स्टीफन स्पेंडर जो रिएक्शन दी थी, जो प्रतिक्रिया दी थी, जो स्पीच दी थी एट जेमिनी स्टूडियो में, वाज नो लॉन्गर ए मिस्ट्री, वह मेरे लिए अब रहस्य नहीं रह गई थी। कहने का मतलब है कि यहाँ से स्टीफन स्पेंडर की फिलोसॉफी के बारे में लेखक को, राइटर को पता लग गया था। और जो भी स्पीच स्टीफन स्पेंडर जेमिनी स्टूडियो में देने आए थे, उसके बारे में उसके राज से, उसके सीक्रेट से अब वो सीक्रेट रिवेल हो गया था, उस सीक्रेट के बारे में पता लग गया था। द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो के जो बॉस थे, मे नॉट, हो सकता है, हैव मच टू डू विथ स्पेंडर्स पोइट्री, उनको कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं होगा स्पेंडर की पोइट्री से, स्पेंडर की कविताओं से, बट नॉट विथ हिज गॉड डेट फेल, लेकिन इसका कनेक्शन किससे था? विथ हिज गॉड डेट फेल्ड, उस पोइट्री का कनेक्शन किससे था? इनकी जो बुक थी हिज गॉड डेट फेल्ड, कि वह भगवान जो फेल हो गया। कहने का मतलब है कि उनकी जो स्पीच थी वो डायरेक्टली कनेक्टेड थी इस बुक से। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इस चैप्टर में हमने डिफरेंट शॉर्ट स्टोरीज़ को पढ़ा। तो ये एक कलेक्शन है, ये कंप्लीट चैप्टर एक शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है, जिसमें जो राइटर हैं अशोकमित्रा ने अपने जितने भी एक्सपीरियंसेस रहे उनके जेमिनी स्टूडियो के, उनको रिकाउंट्स किया है, उनको एक्सप्लेन किया है। तो आई होप यू एंजॉयड द चैप्टर, एंड इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 द इंटरव्यू को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।